हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स हिस्ट्री फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। बीए ऑनर्स हिस्ट्री फिफ्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 5 सेंचुरी यहाँ पे बताई गई है, 1500 से 1600 तक के बीच का टाइमलाइन है, ठीक है। और ये आपका यूनिक पेपर कोड है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखते हुए चलेंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिए। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट सकता है अगर आपने स्किप करी। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। ठीक है, इंग्लिश या फिर हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है, केशव दास मिश्र के ऐतिहासिक काव्य के विशेष संदर्भ में मध्यकालीन भारत के अध्ययन के लिए ब्रज भाषा जैसे प्रादेशिक स्रोत के महत्व का मूल्यांकन करें। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो मेनली ये पूछा गया है कि भारत के अध्ययन के लिए जो ब्रज भाषा है, ठीक है, उसके जैसे प्रादेशिक स्रोत का महत्व क्या है। ठीक है, भारत के ऐतिहासिक काव्यों में ये आपको यहाँ पे बताना है। मध्यकालीन भारत के जो ब्रज भाषा के अध्ययन के लिए है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऐतिहासिक जो प्रादेशिक स्रोत होते हैं उनका महत्व, प्रादेशिक स्रोत का महत्व या फिर उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे आता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में 16वीं शताब्दी में मुगलों की प्रारंभिक सैन्य सफलताएं मुख्य रूप से बारूद तकनीक के उपयोग का परिणाम थी। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि 16वीं शताब्दी में मुगलों, जो मुगल एम्पायर बना था पूरी तरह से, तो उनकी जो सैन्य प्रारंभिक मतलब शुरुआती सैन्य सफलताएं थी, मतलब जब मुगल आए और उन्होंने भाई अपनी सैन्य कार्रवाई करी, ठीक है, तो जो शुरुआत में काम करे गए थे उसमें बारूदी तकनीक मतलब बारूद हो गया, ठीक है, गन पाउडर जो हो गया उसका यूज करके उन्होंने जीता था सब कुछ। तो क्या ये उस चीज का परिणाम था कि वो सारी की सारी जितनी भी चीजें थी वो सफल रही? अगर हाँ तो आपको बताना है, और अगर आपको लगता है कि नहीं उनका कोई और तरीका था, उन्होंने सैन्य जो शक्ति थी उनकी ज्यादा थी, बारूदों का कम तकनीक यूज किया गया था, ठीक है, तो भी आप ये बता सकते हैं। ये आपके ऊपर बेस करता है कि आप आंसर को किस वे में लिखते हैं। अगर आप सहमत हैं तो हाँ आप बताएंगे कि जी हाँ, बारूदी तकनीक का ही परिणाम था कि मुगलों के द्वारा की गई प्रारंभिक सैन्य सफलताएं सारी की सारी सफल रही थी। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे, मनसब और एवं जागीर जैसी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य मुगल अमीरों को शाही मंसूबों का उपकरण बनाता था। क्या आप इससे सहमत है? ये एक आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है या फिर एक लाइन है जिसमें पूछा गया है कि मनसबदारी और जो जागीर व्यवस्था थी, ठीक है, जैसी जो संस्थाएं थी उनका मुख्य उद्देश्य था मुगल अमीरों को शाही मंसूबों का उपकरण बनाना। शाही, ठीक है, शाही मंसूबों का उपकरण बनाना। अगर आप इस बात से सहमत है तो आपको बतानी है। हाँ। The institutions of Mansab and Jagir were aimed at turning the Mughal nobility into instruments of royal will. Do you agree? क्या आप अग्री करते हैं? अगर हाँ तो ठीक है, आप नहीं करते तो आप अपने हिसाब से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 16वीं शताब्दी में राजपूतों के राजनीतिक संस्कृति का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, 16वीं शताब्दी में जो राजपूतों की राजनीतिक संस्कृति थी उसका आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है। मुगलों के साथ उनके अंतःक्रिया ने इसे कैसे प्रभावित किया था? ठीक है, मुगलों के साथ जो भी अंतःक्रिया हुई थी तो उस चीज ने इस चीज को किस प्रकार से प्रभावित किया, इंपैक्ट डाला था, इस पे ही आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के मदुराई, तंजावुर, जिंजी नायक राज्यों में राज्य संरचना के नए रुझानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 16वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के जो थे मदुराई, तंजावुर और जिंजी नायक, ये जो जगह है, इन राज्यों में राज्य की संरचना के नए रुझान किस प्रकार के थे? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 5 हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया, अकबर के सुलह कुल की नीति की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण चरण का विवरण कीजिए। ठीक है, अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी, ठीक है,
उसकी उत्पत्ति के जो मुख्य चरण थे, मतलब स्टेप कौन कौन से थे जब उसे उत्पत्ति करी गई थी, तो जो स्टेप अपनाए गए थे, महत्वपूर्ण स्टेप्स, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। किस हद तक ये है अखलाकी परंपराओं से प्रभावित थी, ठीक है। जो सुलह कुल की नीति थी वो किस प्रकार अखलाकी जो परंपराएं थी उनसे प्रभावित थी, आपको यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जिसमें पूछा गया 16वीं शताब्दी में भारत उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति परंपरा के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। 16वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में जो वैष्णव थे, ठीक है, वैष्णव भक्ति परंपरा थी, उसके उदय के कौन कौन से कारण, यहाँ पे आपको उन सिर्फ कारणों की बात करनी है वैष्णव भक्ति परंपरा के, ठीक है, 16वीं शताब्दी के टाइमलाइन को याद में रखकर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, मध्यकालीन भारत में वास्तुकला किस प्रकार शाही सत्ता की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी थी। जो वास्तुकला थी ना, शाही सत्ता की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी थी, मतलब उस समय की जो शाही सत्ता थी, ठीक है, तो उसको अभिव्यक्त करने का जो माध्यम थी वो थी आर्किटेक्चर आप कह सकते हैं, या फिर वास्तुकला कह सकते हैं। तो जो वास्तुकला थी वो किस प्रकार से शाही सत्ता की अभिव्यक्ति, मतलब शाही सत्ता को दिखाने का माध्यम बनी थी, आपको यहाँ पे बताना है। फतेहपुर सीकरी के भवनों अथवा चित्तौड़ के किलों के संदर्भ में चर्चा कीजिए, ठीक है। फतेहपुर सीकरी हो गए, वहां पे जो भवन है, या फिर चित्तौड़ के जो किले हैं, उन किलों में आप देख सकते हैं, अगर आप विजिट करें कभी, तो उन किलों की जो दीवारें हैं, वहां पे जो आर्किटेक्चर बनाए गए हैं, काम किया गया है, ठीक है, वो उस समय की राज्य व्यवस्था या फिर आप कह सकते हैं कि शाही सत्ता को दिखाता है, ठीक है। तो वो किस प्रकार से दिखाता है, उस चीज के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 दिए गए हैं, ठीक है। 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, उन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे बना के लिखने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और चांसेस यही होते हैं कि एसक्यूएल में ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड ही होते हैं, एकदम नए क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चनों को हल्का सा जो लैंग्वेज का चेंजेस है वो करके दोबारा पूछ लिया जाता है। तो आपको इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाना है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना, बट इनकी बेसिक डिटेल आपको एक बार पढ़ के जाइए, आंसर को समझ के जाइए, किस प्रकार से आंसर के पॉइंट बनेंगे, क्या लिखा जाएगा, और आप लोग एग्जाम में एक अच्छा आंसर लिखकर आएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, आंसर किस प्रकार से लिखना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको बता देंगे। साथ के साथ हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको इस सब्जेक्ट और 5th सेमेस्टर के बीए ऑनर्स से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट चीजें हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।